वीडियो में हमने जनसंख्या से रिलेटेड वाले पार्ट था वो अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अब आज इस वीडियो में हम ओनली क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दोनों गोलार्धों की जनसंख्या के वितरण में क्या अंतर है। तो उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में 15%। तो ये हमने देखा था कि यहाँ पे 85% जनसंख्या रह रही थी और निचले वाले में 15%। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम। तो सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। और अंटार्कटिका में हमने देखा था कि कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से देशों का क्रम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की, सेकंड नंबर पे भारत यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा ब्राज़ील, छठा पाकिस्तान। अगला है एशिया व यूरोप में विश्व की कुल मिलाकर कितनी जनसंख्या रहती है। तो 3/4 या 75% जनसंख्या एशिया और यूरोप इन दो महाद्वीपों के अंदर रहती है। एशिया और यूरोप इन दो महाद्वीपों के अंदर रहती है, ठीक है। अगला है महाद्वीप के आंतरिक भागों की ओर जनसंख्या का संकेंद्रण घटता है या बढ़ता है। तो ये लिखा है कि घटता है। तो कैसे घटता है, मान लीजिए कोई महाद्वीप है, ये मान लीजिए कोई महाद्वीप है, तो इन किनारों पर या फिर इन जगहों पर लोग ज़्यादा रहेंगे और जो अंदर की साइड जब आते जाएंगे तो यहाँ पे लोगों की संख्या कम होती जाएगी। क्यों? तो एक तो रीज़न ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे जितना भी जल वगैरह है, क्योंकि समुद्र है तो समुद्र से रिलेटेड अपने को संसाधन वगैरह अधिक मिल जाएंगे, या जो पोर्ट या पतन है वो मिल जाएंगे, समुद्री जहाज़ मिल जाएगी। तो व्यापार और जीवन जीने के लिए वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है या फिर अच्छा रहता है। तो इसके लिए आंतरिक भागों की ओर जनसंख्या का संकेंद्रण कम होता है और जो बाहरी भाग है वहाँ पे जनसंख्या का केंद्रण है वो ज़्यादा रहता है। अगला है स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। ये किसका कथन है? तो ये राल्फ वाल्डो इमर्सन का कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये किसका कथन है? ये जॉर्ज बी क्रेसी का कथन है। भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी % है? तो 17.5। भारत की जनसंख्या 17.5% है विश्व की, और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, ठीक है। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से भारत के भौतिक प्रदेशों का क्या स्थान है। तो जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, फिर दक्षिण के पठार वाले में भी लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि खनिज वगैरह अधिक है। उसके बाद में जो उत्तरी पूर्वी भारत है या फिर हमारा उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, इनके अंदर लोग कम रहते हैं। तो जलवायु और बाकी सब चीज़ें अनुकूल नहीं है, इसलिए जनसंख्या कम है। उसके अलावा भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। ये 1872 में मेव के काल में हुई, लॉर्ड मेव के काल में हुई, और ये जनसंख्या ये केवल कुछ ही राज्यों के अंतर्गत हुई थी। फिर जो संपूर्ण जनगणना है वो 1881 के अंतर्गत हुई, ठीक है। 81 के अंतर्गत संपूर्ण जनगणना हुई और 1872 में जो पहली जनगणना थी वो कुछ ही राज्यों के अंतर्गत हुई थी। फिर है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। घनत्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे RBSC की बुक में हो चाहे NCERT की बुक में हो, वो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जनसंख्या बटा क्षेत्रफल से ज्ञात किया जाता है। और जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। मान लीजिए ये कोई 1 किलोमीटर का एरिया है जिसकी 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई है, और इसके अंतर्गत जितने भी लोग रह लेंगे हम उसको कहेंगे कि ये जनसंख्या का घनत्व है, ठीक है। लेकिन घनत्व के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं। घनत्व के काफ़ी सारे प्रकार है। जैसे पहला प्रकार है गणितीय घनत्व, यानी कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, हमने देख ही लिया था। सेकंड है आर्थिक घनत्व, यानी कि लोगों के पास टोटल संसाधन कितने हैं और उन संसाधनों से कितने लोगों को कितने लोगों को वो संसाधन मिल पा रहे हैं, इस आधार पे आर्थिक घनत्व को ज्ञात किया जाता है। उसके अलावा एक कार्यिक घनत्व है, इसका मतलब है कि जनसंख्या कितनी है और कृषि भूमि क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। तो इन दोनों का अनुपात देखा जाता है कार्यिक घनत्व में। इसके अलावा कृषि घनत्व, अब जनसंख्या तो जनसंख्या रहेगी सब में से, यहाँ पे कृषक जनसंख्या आ जाएगी क्योंकि कृषि का घनत्व है, और कृषि भूमि क्षेत्रफल भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक पोषण घनत्व भी है कि भाई जनसंख्या कितनी है और जो उनका लोगों का पोषण करने वाली जो भोज्य फसलें हैं, जो खाने वाली फसलें, वो कितनी हैं। इस प्रकार से हमारे जनसंख्या घनत्व के 3-4 प्रकार है। तो एक अपने कार्यिक घनत्व और एक कृषि घनत्व, ये 2 इंपॉर्टेंट है, थोड़े याद रखना। अगला है विश्व का जनसंख्या घनत्व 2015 के अनुसार कितना है। तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये विश्व का है, ठीक है। भारत का 382 है, भारत का 382 है। और जनसंख्या वितरण की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम, सबसे ज़्यादा एशिया में हैं लोग और सबसे कम ओशनिया में है। फिर है सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 7,797 है, ठीक है। फिर है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले देश 2013 के अनुसार कौन है। तो बांग्लादेश है, 1088 रहते हैं बांग्लादेश में प्रति इकाई क्षेत्रफल में। भारत में 382 रहते हैं,
फिर है सर्वाधिक जनघनत्व वाले भारत के राज्य है। पहले हमने महाद्वीपों का क्रम देखा, फिर देश के स्तर पे देखा, अब हम भारत के अंदर वाले राज्य देख रहे हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला भारत का राज्य कौन सा है? बिहार है। बांग्लादेश के अंदर 1088 और अपने बिहार के अंदर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ये बाकी सारे राज्य हो गए। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसके अंदर केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, फिर है सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस केंद्र शासित प्रदेश में रहती है वह 11 दिल्ली के अंदर जो है 11,297। भाई साहब, इतने सारे लोग सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में निवास करते हैं। 11,297 लोग अगर केवल 1 किलोमीटर के अंतर्गत रहेंगे तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा जनसंख्या है। तो अगला है न्यूनतम जनघनत्व वाला अंडमान निकोबार है। ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ये वाले राज्य हो गए। उससे पहले ये देश थे, उससे पहले महाद्वीप थे। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड और क्या चीज़ें, कुल मिला के जनसंख्या घनत्व हुआ कंप्लीट। अब वृद्धि के क्वेश्चन। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि है 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। एक होती है प्राकृतिक वृद्धि, जिसका मतलब है कि लोग कितने जन्मे और कितने मरे। तो जन्म माइनस मृत्यु करके हम प्राकृतिक वृद्धि को याद कर सकते हैं। और जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। आप्रवास यानी कितने लोग आ गए, तो कितने लोग उस क्षेत्र में आए और कितने लोग वहाँ से चले गए। अगर इन दोनों का भी जोड़ घटाव अगर कर देंगे और जन्म मृत्यु का भी कर देंगे तो ये वास्तविक वृद्धि होगी। इस प्रकार से वास्तविक वृद्धि ज्ञात की जाती है। फिर है जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक कौन से हैं? प्राकृतिक और अभिप्रेरित। फिर है दशकीय वृद्धि दर कैसे ज्ञात की जाती है? तो P2 - P1 बटा P1 × 100। आगे चलते हैं। 2011 से 1 के मध्य भारत की कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई? 18.3। मुझे इन 2 आंकड़ों के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अगर आपको लगा हो तो आप फिर से इसको देख सकते हो गूगल से भी या जिससे भी। फिर है 2011 के अनुसार तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन से? दादरा नगर हवेली दमन दीव। फिर है मध्यम जन वृद्धि वाले राज्य बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड। फिर है न्यूनतम जन वृद्धि वाला राज्य केरल है। ठीक है, फिर है भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं का मतलब क्या हुआ कि कोई एक टाइम पीरियड के अनुसार भारत में किस प्रकार की जनसंख्या रही है। मतलब 1901 से 1921 के मध्य जनसंख्या है वो मंद, जनसंख्या वृद्धि है वो मंद या रुद्ध वृद्धि रही है। मतलब लोगों की जो वृद्धि है वो धीरे धीरे हो रही थी। फिर 1921 से 51 के मध्य स्थिर वृद्धि का काल रहा। मतलब जितने लोग या तो जन्म रहे उतने लोग मर जाएंगे, तो ये कुल मिलाकर स्थिर वृद्धि हो जाएगी। फिर है 1951 से 81 के मध्य, यहाँ पे तीव्र जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट का काल इसे कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1951 से क्या हो जाएगा, 1951 के बाद एक तो भारत 1947 में आज़ाद हो गया, तो इसके बाद से जितने भी क्रांतिकारी वगैरह लोग मरते थे या फिर एक तो स्वतंत्रता वगैरह सब कुछ मिल गई, समानता मिल गई, आपको संविधान मिल गया, सब कुछ अच्छे से होने लग गया और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो अच्छी हो गई। तो 1951 से लोगों ने बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और यह जनसंख्या विस्फोट का काल है। फिर है 1981 से 2011 के मध्य ये घटती वृद्धि या उच्च वृद्धि दर का काल है। ठीक है, फिर है भारत में ऋणात्मक वृद्धि कब दर्ज हुई? तो ये 1921 में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी और इस 1921 के बाद कभी भी भारत में अभी तक ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। इसलिए इसे महान जनसांख्यिकी के विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जनसंख्या हमेशा बढ़ी है। फिर द्वितीयक जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो ये द्वितीयक 1951 को। फिर है जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? तो है जन्म, मृत्यु और प्रवास। फिर है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किस तरह से किया जाता है? तो जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत है इसका प्रयोग जनसंख्या के वर्णन या पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी कि ये सिंपल सा ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी देश है जिसके अंदर ग्रामीण जनसंख्या है तो वो नगरीय में बदलने वाली है, जो लोग खेती करते हैं वो लोग उद्योगों की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से ये जनसंख्या वर्णन बताते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखो भाई, RPSC में 5 अवस्थाएं दे रखी है इस जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार और NCERT के अनुसार 3 दे रखी है। अब मुझे तो नहीं पता कौन सी होगी। RBSC के अनुसार भारत है वो तीसरे पे आता है और NCERT के अनुसार भारत है वो दूसरे पे आता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है, यानी कि वहाँ पे जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर देश यानी गरीब देश है। फिर जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर गिरती हुई है, यानी स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हो रहा है, इसलिए जन्म दर गिरती हुई है। फिर उच्च जन्म दर है, मध्यम मृत्यु दर है, लोग ज़्यादा जन्म रहे हैं और ठीक ठाक मर रहे हैं, तो वो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान है। फिर है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, मतलब लोग ठीक ठाक जन्म रहे हैं और मर तो बहुत ही कम रहे, तो ये है USA, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। फिर है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर,
यानी कि लोग बहुत ही कम जन्म रहे और बहुत ही कम मर रहे, तो वह पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान और रूस। ठीक है, इस प्रकार से एनसीईआरटी में ये सेम दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर, यानी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। अगर जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होंगे तो भी जनसंख्या स्थिर होगी, और अगर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होंगे तो भी जनसंख्या है वो स्थिर रहेगी। ठीक है, आगे वाले पे चलते हैं। अशोधित जन्म दर किसे कहा जाता है? प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर। इसी प्रकार मृत्यु दर, प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को जन्म दर। फिर है थॉमस माल्सन का सिद्धांत 1798 में आया था। इन्होंने ये कहा था कि भाई जो लोगों की संख्या है ना, यानी कि जो जनसंख्या है वो खाने से ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब हम लोगों के लिए खाना नहीं बचेगा। ये कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों के लिए खाना नहीं बचेगा। तो अब लोगों की जनसंख्या कम कैसे होगी? तो अकाल, बीमारी, युद्धों द्वारा इसमें कमी आएगी। ठीक है, अब हमने जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि वाले क्वेश्चन कर लिए। अब प्रवास वाले हैं। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास को क्या कहते हैं? अंतर्महाद्वीपीय प्रवास। एक देश से दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। एक ही देश के अंदर अलग अलग राज्यों या प्रदेशों में तो अंतर्राज्यीय प्रवास, और एक ही राज्य के प्रांतों या विभागों में उसे स्थानीय प्रवास। प्रवास के 5 पक्ष कौन से हैं? देश पक्ष, काल पक्ष, संख्या पक्ष, स्थिरता पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोपीय लोगों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन था? यूएसए। यूएसए यानी अमेरिका। अप्रवासी यानी जो नए स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवासी यानी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई क्षेत्र लिया, मान लीजिए आपने कोई भी अपने क्षेत्र का विवरण दिया, उसके अंदर आपने देखा कि कितने लोग आए हैं तो वो तो हो जाएगा अप्रवासी, और कितने लोग गए हैं वो हो जाएगा उत्प्रवासी। अप्रवास यानी कि लोग क्यों आए हैं, उनको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया है, किस चीज़ ने उनको आकर्षित किया है। तो वो राजनीतिक शांति हो सकती है, रोजगार हो सकता है, स्वच्छ पेयजल हो सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती है। और लोग क्यों गए हैं, वहाँ पे उपद्रव हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, युद्ध हो सकता है, अशिक्षा हो सकती है, इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, अगला है आयु संरचना। तो हमने अब जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और प्रवास से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे आयु संरचना रहता है, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में आई थी। यह पॉलिसी 2014 में आई और 15 से 29 वर्ग को युवा घोषित करती है। कौशल विकास योजना 2015 में स्टार्ट हुई। ग्रेसन के अनुसार भारत में कितनी बोलियां संख्या है? तो 179 बोलियां हैं, 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं। भारतीय भाषा परिवार कौन कौन सा है? तो एक तो है भारतीय, यूरोपीय, आर्य, ये सबसे ज़्यादा है भारत में। फिर है द्रविड़, ये 20% है। फिर है आष्टिक निषाद 1.38, फिर चीनी तिब्बती किरात, ये है 0.85। देखो ये वाला जो है भारतीय, यूरोपीय, ये तो लगभग पूरे भारत में बोला जाता है। द्रविड़ वाला दक्षिण भारत में बोला जाता है। आष्टिक वाला मतलब आप जो देखोगे कि बहुत ही नीचे वाले जो हमारे देश के जो नीचे वाले राज्य हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार या ये वाले जो जगह हो गई, यहाँ पे बोली जाती है। और चीनी तिब्बती किरात यानी चीन और तिब्बत से सटा हुआ कौन सा इलाका है? तो हिमालय वाला इलाका है, वहाँ पे ये वाली बोली जो बोली जाती है, ये वाली भाषा परिवार बोले जाते हैं। ठीक है, आगे है मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? 183 दिन या 6 महीने से काम करने वाला। तो यानी कि जो बंदा 6 महीने काम कर रहा है वो है मुख्य श्रमिक। सीमांत श्रमिक हुआ जो 6 महीने से कम काम कर रहा है, और अश्रमिक हुआ जो कोई काम ही नहीं कर रहा। तो हम सब लगभग अश्रमिक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे है जनसंख्या को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में किया गया। एक तो 0 से 14 जो बच्चे हैं, 15 से 64 जो युवा जनसंख्या है, और 65 से ऊपर जो हो गए वो वृद्ध कहलाएंगे। तो 2004 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्ध है? 6.8 है। सर्वाधिक जो वृद्ध लोग हैं वो यूरोप नामक महाद्वीप में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा यूरोप के देश में रहते हैं वो जापान में रहते हैं। फिर है 2004 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या युवा है? तो 35.32% युवा है। सर्वाधिक युवा अफ्रीका में है, और विकासशील देशों में युवा जनसंख्या अधिक व विकसित देशों में वृद्ध जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यानी कि आज हमारा देश विकासशील है, आज भारत विकासशील है, तो इसलिए भारत में जो जनसंख्या है वो युवा पाई जाती है। और जो विकसित देश हैं जैसे यूरोप में आप ब्रिटेन ले लीजिए या जो कोई भी ले लीजिए, उन देशों के अंदर वृद्ध जनसंख्या अधिक होगी। फिर है लिंगानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? तो देखो इसके 2 तरीके हैं। भारत में तो किया जाता है कि भाई 1000 पुरुष है, उन पे कितनी स्त्रियां होती है। हमारे तो 943 था कि भाई 1000 पुरुष है तो 943
स्त्रियां होंगी। और कुछ देशों में अलग तरह से किया जाता है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है, यानी कि वहाँ पे स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है इसलिए पुरुषों की संख्या नीचे लिखी जाती है। ठीक है, आगे है 2004 के अनुसार विश्व का लिंगानुपात कितना है। विश्व का तो 985 है, सर्वाधिक एशिया का 1102 और ओशनिया का 990 है जो सबसे कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिम देशों में ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात की क्या स्थिति है। पश्चिम देश जो है, पश्चिमी यूरोप के जो देश है वो अधिकतर विकसित देश है, तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष ज़्यादा रहते हैं और नगरीय क्षेत्रों में महिलाएं अधिक रहती है। ठीक है, आगे है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश कौन से हैं। पश्चिमी यूरोपीय देश है, कनाडा है, यूएसए है। ठीक है, ये वाले देश। फिर है भारत लिंगानुपात की किस श्रेणी में आता है। अत्यधिक पुरुष अधिकता, ये है अत्यधिक स्त्री अधिकता, यानी स्त्रियां ज़्यादा है और भारत में क्या है, पुरुष ज़्यादा है। आगे है 2004 के अनुसार विश्व में के कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो 48 या 50% जनसंख्या। फिर है उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश कौन से हैं। तो यूएसए, कनाडा, जापान, सिंगापुर। आगे है भारत नगरीय जनसंख्या के हिसाब से किस श्रेणी में आता है। तो न्यून नगरीय जनसंख्या में। फिर है कार्यशील जनसंख्या किन देशों में अधिक पाई जाती है। तो ये अल्प विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों को अपने कार्यशील जनसंख्या कहेंगे, जो लगभग युवा लोग हैं। ठीक है, 100% साक्षरता वाला देश कौन सा है। जापान। वैसे तो कोई भी देश नहीं है 100% साक्षरता वाला है, लेकिन अब दे रखा है तो अपने को बताना पड़ेगा। आगे उच्च नगरीय जनसंख्या वाला देश सिंगापुर। सिंगापुर पे कितना घनत्व। 7797। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था। 940 नहीं था, 943 था। विश्व का औसत लिंगानुपात 984। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। केरल का है। और सबसे कम किसका है। हरियाणा का है। तो ये 2 फैक्ट तो बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 926 है। 2001 से 11 के मध्य लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि व सबसे कम किस में हुई। सर्वाधिक वृद्धि हुई है मिजोरम में और सबसे कम हुई है उत्तराखंड में। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का आयु पिरामिड किस प्रकार का है। भारत का आयु पिरामिड है वो चौड़े आधार और नुकीले शिखर वाला है, जो जनसंख्या की गतिशीलता का द्योतक है, यानी यहाँ पे युवा लोग ज़्यादा रहते हैं और जनसंख्या बहुत अच्छी खासी है। कुल बाल जनसंख्या की दृष्टि से क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान किन राज्यों का है। यूपी, बिहार का है। न्यूनतम बाल जनसंख्या वाले राज्य तमिलनाडु, गोवा, केरल है। भारत की औसत साक्षरता कितनी है। 74.04%। सर्वाधिक महिला साक्षरता किसकी है या सर्वाधिक साक्षरता ही किसकी है। तो केरल की है। तो केरल में साक्षरता भी अधिक है और महिला साक्षरता भी अधिक है। आगे है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य राजस्थान है। फिर है भारत जनांक के संक्रमण की किस अवस्था में है। आरबीएससी के अनुसार तीसरे में है और एनसीईआरटी के अनुसार दूसरे में है। ठीक है, तो हमने अब सारे क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।